और दोस्तों हम बात करना चाहेंगे विपक्षी एकता की। हमें लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में दीदी की विजय होगी तो विपक्षी एकता में मजबूती आएगी, लेकिन ये क्या, दीदी कांग्रेस को तोड़ तोड़ कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है नेताओं को और कह रही है कि हम एक अलग मजबूत विपक्ष बनाएंगे। भला मेरी समझ में तो नहीं आया, आप सबके समझ में आया? राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई विपक्षी पार्टी है तो कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो कौन सी पार्टी आपको नजर आती है पैन इंडिया लेवल पर? तब आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के बिना विपक्ष की मजबूरी की बात गले उतर रही है आपके? नहीं ना। मैं दीदी सरीखे नेताओं को इतना ही कहना चाहूंगा कि दीदी बहुत मौके आएंगे, अभी आपकी उम्र भी काफी है, बहुत मौके मिलेंगे, आप राजनीति कर लेना, लेकिन देश के जो मौजूदा हालात हैं अगर उससे देश को निकालने के लिए सचमुच आप देश के लिए राजनीति करती हैं तो ये मौका इस वक्त इस तरह की राजनीति का नहीं है। अपने ही विपक्षी दलों के खिलाफ और खास करके उस दल के खिलाफ जहां आपने जन्म लिया, जिसकी नर्सरी में आपको ज्ञान मिला, उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रही हैं। सच मायने में ममता दीदी ये षड्यंत्र आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ कर रही हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर अपने विरोधियों को भारत के खिलाफ बता देते हैं ना, देशद्रोही बता देते हैं ना। वो देशद्रोही नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है। दरअसल संविधान की मजबूत जो स्तंभ है विपक्ष, विपक्षी आवाज, उसको रखने का काम विपक्षी पार्टियां करती है और आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष है। और अगर आप उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, सच मायने में आप देशद्रोह जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रही हैं। मुझे क्या, पूरे देश के जितने भी लोग निष्पक्ष हैं उन्हें आपसे कम से कम इतनी उम्मीद तो थी कि आप विपक्षी एकता के एक मजबूत पिलर बनेगी, लेकिन अफसोस आप ऐसा कर नहीं रही। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अलग अलग राज्यों में ममता बनर्जी जा रही है और जिसके इसी फेहरिस्त में उन्होंने मुंबई का रुख किया। वहां पर उद्धव ठाकरे सरकार से मिले, सरकार के सभी मंत्री विधायकों से मिली भी, शरद पवार सरीखे नेताओं से मिले। शरद पवार ने तो नहीं, लेकिन सामना के अंदर शिवसेना का जो विचार प्रकट हुआ वाकई दिल को सुकून देने वाला था। हालांकि ये ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका है, जिस उम्मीद के साथ वो शिवसेना से मिली, सरकार से मिली, सामना के लेख के जरिए उन्होंने जो कुछ कहा ये उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन मैं इसे उनके लिए बहुत बड़ा धक्का नहीं मानूंगा, बल्कि मैं इसे एक अलग एंगल से देखता हूं। मुझे गर्व होता है कि शिवसेना सरीखे लोग जो अभी अभी विपक्षी दलों के साथ जुड़ी है और देश के लिए कांग्रेस के बिना विपक्ष को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बिना अगर कोई मोर्चा बनता है तो यह कोड़ा बकवास है। और दोस्तों लगे हाथों कांग्रेस पार्टी के G23 के नेताओं से भी कुछ बात कर लूं। मैं आप सभी G23 के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि निश्चित तौर से आपके सवाल जायज हैं कि पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी जितनी सीट, जितने चुनाव जीते हैं उससे 10 गुना से भी ज्यादा सीट हारे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल आपसे ये है कि आपने इन हारों से पार्टी को बचाने के लिए क्या किया, कौन कौन से कदम उठाए? निःशब्द, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि पार्टी विरोधी बातें करने के। मैं होता कौन, ना मैं आपकी पार्टी में हूं, ना ही मैं आपका इस कदम का विरोध कर रहा हूं। नहीं, ये आपका अपना राइट है, आप अपने वक्तव्य को रख सकते हैं। स्वतंत्र भारत में इतनी हैसियत तो हर इंसान को दी गई है और आपकी पार्टी भी आपको देती है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि आप अपनी तमाम बातों को रख पाते हैं, इसके बावजूद आपके पद नहीं कतरे जाते, आपके पद नहीं छीने जाते। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब देश में ऐसी पार्टी हो जो हर मुद्दे को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचारित प्रसारित और इसे कमजोर करने के लिए दुरुपयोग करती है, उस पार्टी को आप राजनीतिक माइलेज लेने देते हैं। ऐसे वक्त में आप अपने किताब का प्रचार प्रसार करते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि जो भी नेता हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो,
चाहे जो भी नेता हो, उन्हें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जैसे पार्टी को तिलांजलि देकर अलग रास्ता अख्तियार कर लेनी चाहिए। अपने मंसूबों को अंजाम दे देनी चाहिए, ना कि पार्टी के भीतर में बैठकर पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे और पार्टी को भीतर से कमजोर करे। और खास करके वह पार्टी जिसने आपको पैदा किया। और सच तो यह भी है कि जिस पार्टी को आप खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, जिस पार्टी के खिलाफ आप षड्यंत्र कर रहे हैं, वह पार्टी ये संघी नहीं मिटा पाए तो आप तो हरगिज नहीं मिटा पाएंगे। लेकिन हाँ, सच ये भी है कि आने वाले दिनों में यही वह पार्टी है जो आपके जैसे हजारों नहीं लाखों लाख कार्यकर्ताओं को खड़ा करेगा और अलग अलग मंचों से शेर की तरह दहाड़ मारेगा और एक बार फिर यह देश उठ खड़ा होगा। जिस तरीके से पहले के मनमोहन सरकार में पेट्रोल डीजल की महंगाई डायन हुआ करती थी, आज इन्होंने अपनी डार्लिंग बना लिया और उस डार्लिंग के पीछे आप भी लट्टू हो रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना। जो सत्ता आपको 60-65 रुपए लीटर पेट्रोल दिया करती थी वो भ्रष्टाचारी था, और आज मोदी सरकार सेंचुरी मार करके भी ईमानदारी के प्रतिमूर्ति बने हुए हैं। ऐसे क्या मजबूरी है? कहां है स्मृति ईरानी? सिलेंडर लेके सड़कों पर डांस कर रही थी, आज आप किसी सड़कों पर उन्हें देखते हैं? अरे ये तो बात सिलेंडर की हो रही है। ना जाने कितने बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई। कई मामले में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक शामिल थे। क्या कभी आपने देखा कि उन मामलों में भी स्मृति ईरानी जैसे नेता आकर विरोध दर्ज कराया? नहीं ना। संसद में तो देखा होगा, नहीं देखा, देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अदाकारों की पार्टी है। जब सत्ता ही अदाकारी के सहारे मिली तो क्या फर्क पड़ता है किसी गुनाह को सपोर्ट करे या विरोध करे। खैर, विरोध करने की तो उनमें क्षमता है नहीं, सो वो अक्सर सपोर्ट करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि लड़कियों का बलात्कार हुआ और बीजेपी के नेता रैली निकालकर पीड़िता के सपोर्ट में नहीं, बलात्कारी के सपोर्ट में रैली निकालते देखा गया। हम बात कठुआ की कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर लड़की से बलात्कार करता है, उसके बाप को हाजत में पीट पीट कर मार देता है। पीड़िता अपने किसी पहचान वाले से मिलने के लिए रायबरेली जा रही थी, उसके गाड़ी को ट्रक से कुचला जाता है, उसमें उसके वकील उसकी चाची की देहांत हो जाती है। कुछ दिनों बाद पीड़िता भी खत्म हो जाती है। उसके बावजूद उसका क्या होता है? जो मोदी जी 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना फांसी की बात करते हैं, मोदी जी आज कई साल हो गए। कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी कब होगी? क्यों नहीं हुई फांसी? दोस्तों, हो ही नहीं सकता। आज देश में जितने भी जघन्य अपराध हैं, सब के सब लीगलाइज हो चुके हैं। आप जो चाहे करना कर सकते हैं, शर्त भ्रष्टाचार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को रुपये जाने चाहिए। आप जिस तरह से भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, खड़ा कीजिए, खड़ा होगा। पार्टी फंड में चंदा आपका जाना चाहिए। क्या मजाल है कि कोई ऑफिसर आपके गिरेबान पे हाथ रख दे, गिरेबान को भूल जाइए, आपके हाथ पकड़ ले, आपको छू दे। और दोस्तों, ऐसे भी उन ऑफिसर्स के औकात क्या होंगे जो अफसर्स भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली के लिए भीड़ इकट्ठा करते होंगे? बताइए। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।